दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हिंद मजदूर किसान समिति नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने खूब हंगामा किया। ये लोग कुछ रोज पहले सिंघू बॉर्डर पर मारे गए दलित युवक लखबीर सिंह के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर वहां पहुंचे। लेकिन पुलिस ने जब इनको आगे बढ़ने से रोक दिया तो हिंद किसान समिति के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने हंगामा शांत कराने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। लिहाजा हालात संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के एक्शन में आते ही प्रदर्शनकारी मौके से भाग खड़े हुए। हालांकि कुछ देर बाद फिर से ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ते को ही बंद कर दिया, जिसके बाद ये लोग और उग्र हो गए। लाठीचार्ज हो रहा है। ये देखिए यहाँ किस तरीके से पुलिस यहाँ बल प्रयोग कर रही है इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ। मौके पर मौजूद पुलिस वाले इन लोगों को बार बार समझाते रहे, मगर आगे बढ़ने की जिद प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ी। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग तो पुलिस वालों से धक्का मुक्की और बहसबाजी पर उतर आए, मगर पुलिस बल ने अपना संयम नहीं छोड़ा और मामले को बातचीत से ही हल करने की कोशिश करते नजर आए, जिसका कोई असर हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ताओं पर नहीं हुआ, जिस वजह से काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताया गया कि ये लोग सिंघू बॉर्डर पर मारे गए दलित युवक लखबीर सिंह की याद में हवन करना चाह रहे थे, जिसकी इजाजत देने को पुलिस तैयार नहीं दिखी, जिसके बाद ये सभी वहीं धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस के लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली पुलिस चला रही, इन लोगों ने ऐलान किया कि जब तक मारे गए दलित युवक लखबीर सिंह के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो पीछे नहीं हटेंगे। अब ये बताइए कब तक बैठेंगे यहाँ पर? परिवार की बैठेंगे। इस प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी नजर आईं, जो पुलिस और सरकार के रवैये से बेहद नाराज दिखाई दी। और इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के दम पर उनकी आवाज को दबा रही है। इसी महीने की 15 तारीख को सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक लखबीर सिंह की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसके शव को किसानों के आंदोलन वाली जगह के पास बैरिकेड से लटका दिया गया। इस मामले में निहंग समुदाय से जुड़े 4 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, जो अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि मारे गए लखबीर सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ का अपमान किया था। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੜੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ। त्रिपुरा के उनाकोटी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में निकाली गई वीएचपी की रैली के बाद तनाव का माहौल है। वहां एक दिन पहले वीएचपी ने एक रैली निकाली, जिसके बाद वहां से हिंसा और बवाल की तस्वीरें आईं, जिनमें दूर से धुआं उठता नजर आया। वीएचपी की रैली के बाद हुए हंगामे के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल दिखा और लोग दूर से आगजनी और तोड़फोड़ देखते नजर आए। इस मामले में पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और हालात काबू में होने का दावा किया। Until now, the situation is under control. Specific cases have been registered with Panisagar PS in this regard. कहा जा रहा है कि वीएचपी की रैली के बाद त्रिपुरा के उनाकोटी में जो हिंसा हुई उसमें कुछ दुकानों में तोड़फोड़ हुई और 2 दुकानों में आग लगा दी गई। सौभाग्य की बात है कि उत्तर त्रिपुरा जिले में पनिसागर नाम का कस्बा है, जहां एक दिन पहले वीएचपी ने बांग्लादेश में पूजा पंडालों और मंदिरों पर हमले के विरोध में जुलूस निकाला, जिसका मकसद बांग्लादेश सरकार तक अपनी नाराजगी का संदेश पहुंचाना था। लेकिन 3-3.5 हजार लोगों की भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने वहां एक धर्मस्थल और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस तैनात करके धारा 144 लगा दी गई। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि पेगासस जासूसी मामले के लिए जो कमेटी बनी है उसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरवी रविंद्रन होंगे, जिनकी अगुवाई में कमेटी यह जांच करेगी कि पेगासस सॉफ्टवेयर से किसी की जासूसी हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो क्या नियमों का पालन किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हुई, जिनमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेटी बनाई। इस मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी, जिसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत तो किया, लेकिन सरकार पर हमला जारी रखा। We are quite happy that the Supreme Court has accepted to look into this. There is the institution of Parliament where we will raise this again.
राहुल गांधी ने पेगासस मामले पर बात की और सरकार पर हमला किया, तो बीजेपी ने भी बिना देर किए उन्हें जवाब दिया। राहुल गांधी जी का और भ्रम, इन दोनों का गहरा रिश्ता रहा है। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये राहुल गांधी जी की आदत रही है। बिहार के तारापुर में हुई लालू प्रसाद यादव की रैली में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि अफरा तफरी मच गई। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए आरजेडी ने पूरा दम लगाया। और करीब 6 साल बाद लालू प्रसाद यादव किसी रैली में पहुंचे, जहां उन्हें देखने उमड़ी भीड़ मानो पागल हो गई। जैसे ही लालू प्रसाद यादव का हेलीकॉप्टर उतरा, भगदड़ जैसे हालात हो गए। कुछ लोग सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो कुछ आगे निकलने की कोशिश में एक दूसरे के ऊपर गिर गए। और जब तेजस्वी का हाथ थामकर लालू यादव मंच पर पहुंचे, तो वहां मौजूद लोग उन्हें देखकर दीवाने हो गए। भीड़ का जोश बढ़ाने के लिए लालू यादव ने भी अपने पुराने अंदाज में उनका उत्साह बढ़ाया। यही नहीं, उन्होंने मंच से तेजस्वी की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने पैमाने करके 8 सीट हम लोग को घटा दिया। बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहां आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि लालू यादव 6 साल बाद बिहार में चुनावी रैली कर रहे थे और इतने लंबे अंतराल में वो अपना पुराना तेवर और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधना तो नहीं भूले, लेकिन आरजेडी के जिस उम्मीदवार के लिए वो मुंगेर जिले की तारापुर सीट पर प्रचार करने पहुंचे थे, उनका नाम लालू यादव को कई बार पूछना पड़ा। दिल्ली नगर निगम चुनावों की तो तेज होती आहट के बीच एमसीडी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने डेंगू के खिलाफ फॉगिंग का महाअभियान शुरू कर दिया। बताया गया कि इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी 62 विधायक और पार्षद अपने अपने इलाकों में उतर आए, जिसकी एक झलक राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में दिखी, जहां कार्यकर्ताओं से घिरे विधायक राघव चड्ढा फॉगिंग मशीन वाले रिक्शे को झंडा दिखाते नजर आए। जैसे ही रिक्शा धुआं छोड़ता आगे बढ़ा, विधायक के हाथों में पार्टी के झंडे की जगह मच्छर मार फॉगिंग मशीन आ गई। दिल्ली सरकार ने आज तमाम विधायकों और पार्षदों के साथ शुरू की है डेंगू ड्राइव, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस धुएं के छटते ही राघव चड्ढा ने दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मरीजों के लिए बीजेपी के शासन वाले नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। 20 साल से नगर निगम में एमसीडी की सरकार है। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आजाद भारत के इतिहास में देखी नहीं गई। एमसीडी के बाद आम आदमी पार्टी की इस पहल से दिल्ली वालों को फायदा होता दिखा। भले ही फॉगिंग की इस होड़ को राजनीति से जोड़ा जा रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के इस अभियान का असर दिल्ली के बड़े हिस्से में नजर आया। जिसकी एक और तस्वीर ग्रेटर कैलाश इलाके में दिखी, जहां धुआं उगलती फॉगिंग मशीन के आगे आगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक पोस्टर लेकर चलते दिखाई दिए। इलाके के विधायक और पार्षद की फोटो वाले पोस्टर से इसका मकसद साफ नजर आया। ग्रेटर कैलाश की गलियों में चलाए गए इस अभियान के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। जहां हमारा विधायक और पार्षद नहीं है, वहां पे संगठन की तरफ से फॉगिंग कराई जाएगी। सौरभ भारद्वाज ने भी दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा होने का कसूरवार एमसीडी को ठहराया। सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली में जितने लोग डेंगू की चपेट में आए, उनमें 2/3 लोगों को अक्टूबर में ही डेंगू वाले मच्छरों ने डंक मारा, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को जिम्मेदार बताया, जहां बीजेपी सत्ता में। जबकि दिल्ली के नगर निगमों का आरोप है कि नालों और गली मोहल्लों की सफाई के लिए दिल्ली सरकार ने उन्हें पूरा फंड नहीं दिया। दिल्ली में सभी स्कूलों को खोलने पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि इस फैसले के तहत कोरोना निर्देशों का पालन करते हुए 1 नवंबर से दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोले जा सकेंगे, मगर सभी स्कूलों को यह तय करना होगा कि कक्षाओं में 50% से ज्यादा छात्रों की मौजूदगी न हो और स्कूल के पूरे स्टाफ को भी टीके की दोनों डोज लगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी और बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला उनके माता पिता का होगा। स्कूल इस बात के लिए उन पर दबाव नहीं डाल सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली में शर्तों के साथ इस बार छठ पूजा की इजाजत भी दे दी गई। आज डीडीएमए की मीटिंग में एक्सपर्ट्स ने भी सबने माना कि बच्चों का अभूतपूर्व नुकसान हुआ है और इतना जितना उसकी भरपाई आसान नहीं होगा। इसलिए आज ये निर्णय लिया गया कि अब स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। हरियाणा के अंबाला में नगर परिषद की टीम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर परिषद ने बताया कि 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स लोगों का बकाया है, जिसे भरने के लिए कई बार नोटिस बकायेदारों को थमाया गया। लेकिन जब प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया गया तो नगर परिषद ने ऐसे लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी,
जिसके तहत शहर के कई इलाकों में बकायेदारों की बिल्डिंग को खाली कराकर उन्हें सील कर दिया गया, जबकि कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और नगर परिषद की टीम से ही उलझ गए। 3 बार आपको सारा चेक भी करवाया। कौन सा लाओ, मेरे पास डिटेल है, मैं दिखाता हूं, उसमें भी आपका फर्क है। हालांकि ऐसे लोगों के बहानों का टीम पर कोई असर नहीं हुआ और उसने बेधड़क अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने हाथों हाथ अपना टैक्स भरकर बिल्डिंग को सील होने से बचा लिया। नगर परिषद के अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई के पहले चरण में होटल, रेस्टोरेंट, गोदाम और फैक्ट्री मालिकों पर एक्शन लिया गया। लोगों को मुनादी द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से द्वारा नोट भी करवाया गया कि आप अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स समय पे जमा करवा दें। साथ ही प्रशासन ने ऐलान किया कि आगे भी सीलिंग की ये कार्रवाई जारी रहेगी, मगर जो लोग टैक्स भर देंगे वो इस कार्रवाई से बच जाएंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि नगर परिषद या नगर निगम की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया प्रॉपर्टी टैक्स ही है, जिससे गली मोहल्लों में सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़कों की मरम्मत और दूसरे खर्चे के लिए पैसे जुटाए जाते हैं, जिनकी वसूली के लिए अंबाला शहर में नगर निगम, अंबाला छावनी में नगर परिषद और कैंटनमेंट बोर्ड में ने महीना भर पहले ही लोगों को चेतावनी दे दी थी, जिसके बाद अब वहां प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकायेदारों की संपत्तियां सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिल्ली से अयोध्या के बीच बहुत जल्द बुलेट ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि बुलेट ट्रेन के चलने के बाद दिल्ली से अयोध्या के बीच की दूरी केवल 3 घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि अभी इस दूरी को तय करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। बुलेट ट्रेन के लिए 864 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके जरिए मथुरा, इटावा और प्रयागराज समेत 12 रेलवे स्टेशन जुड़ेंगे। इस ट्रैक के जरिए दिल्ली से लखनऊ के बीच का सफर भी केवल 1.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। साथ ही यह बुलेट ट्रेन करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी और इसमें 750 लोगों के बैठने की जगह होगी। महाराष्ट्र सरकार में सीनियर मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर एक और हमला बोला। इस बार नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली शादी की तस्वीर और उसका निकाहनामा जारी किया, जो 7 दिसंबर 2006 का है। डॉक्टर शबाना कुरैशी से उनकी शादी मुंबई के अंधेरी वेस्ट में हुई थी। नवाब मलिक के मुताबिक शादी इस्लाम के हिसाब से हुई और बाकायदा निकाहनामा भी बना। इस निकाहनामे में समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा गया था। नवाब मलिक पहले से दावा कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े के परिवार ने अपना धर्म मुस्लिम से बदलकर हिंदू किया है और ऐसा करने वाले को आरक्षण का फायदा नहीं मिल सकता। इस देश का संविधान कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन नवाब मलिक के आरोपों का जवाब समीर के पिता ने दिया। उनके मुताबिक समीर की पहली पत्नी की इच्छा इस्लाम के मुताबिक शादी करने की थी, इसलिए निकाहनामे में नाम के साथ दाऊद जोड़ दिया गया था। दोनों एक जात के हुए तो ही निकाह कबूल होता है, नहीं तो हिंदू और मुसलमान का निकाह नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे मिसेस ने शायद उसको लगा होगा कि मुस्लिम लिखा होगा। लेकिन निकाह कराने वाले काजी ने दावे को खारिज कर दिया। ऐसा मत सोचिए कि ये निकाह हिंदू होने की हालत में, हिंदू होने की हालत में हमारी शरीयत में निकाह नहीं होगा और ना काजी निकाह पढ़ाएगा। इस बीच दिल्ली से विजिलेंस के सीनियर अधिकारियों की टीम भी जांच के लिए मुंबई पहुंच गई। हालांकि न्यूज 18 की टीम समीर वानखेड़े की पहली पत्नी शबाना कुरैशी के पिता यानी समीर वानखेड़े के पहले ससुर के पास भी पहुंची। उन्होंने साफ कहा कि वो समीर के परिवार को एक मुस्लिम परिवार के तौर पर ही जानते थे। And we know that he is Muslim, कि फैमिली मुस्लिम है, ये मतलब बिलोंग करते हैं मुस्लिम से ही, और हम लोग 3-4 साल से जान रहे थे कि ये मुस्लिम ही है। और उसके बाद हमारी शादी हो गई बच्चे की। उनके पिताजी का नाम दाऊद वानखेड़े था। दाऊद मालूम था, दाऊद वानखेड़े हमारे मतलब उसमें आया था कि दाऊद वानखेड़े नाम है। और नवाब मलिक ने जांच कमेटी के पहुंचते ही ड्रग्स केस में कुछ सनसनीखेज आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए। उनका दावा है कि छापेमारी के वक्त क्रूज पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया भी मौजूद था। लेकिन समीर वानखेड़े से नजदीकी होने के कारण उसे छुआ तक नहीं गया। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है, वो दाढ़ी वाला है। नवाब मलिक ने खुलकर दाढ़ी वाले के साथ समीर वानखेड़े का नाम जोड़ दिया। हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। लेकिन समीर की पत्नी क्रांति के मुताबिक दामाद पर हुई एनसीबी की कार्रवाई के कारण नवाब मलिक अपनी खींच समीर पर निकाल रहे हैं। जी वेट कर रहे थे कि उनका दामाद कभी बाहर निकले और ये सब कारनामे वो शुरू करे। समीर वानखेड़े का परिवार दावा कर रहा है कि वो अब नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।
सौ बात की एक बात है कि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री और हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ी ड्रग्स की जांच अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की निजी जंग में बदल गई है, क्योंकि समीर वानखेड़े का परिवार का आरोप है कि नवाब मलिक अपने दामाद की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए उनके परिवार को विवाद में घसीट रहे हैं। जबकि नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े ने धर्म बदलकर निकाह किया और फिर सरकारी नौकरी के लिए अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवाया, जिसके लिए नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के परिवार ने कानूनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान तो किया, लेकिन अभी किसी ने इसकी शुरुआत नहीं की।